रिजिम के विषय में कहा जाता कि शेख हसीना अपोजिशन की नेताओं को और अपोजिशन की जो वॉइसेस थी उसको भी क्रश कर रही थी, उसको भी दबा रही थी। नो, शेख हसीना के बयान से बहुत पहले ये हम भी सुनते थे कि अमेरिका यहाँ बेस मानते हैं सेंट मार्टिन आइलैंड। हिंदू राइट्स या उन तमाम जो हिंदुओं के अधिकार है, अल्पसंख्यक मतलब बड़ी संख्या में वहाँ हिंदू ही हैं, तो हिंदुओं के अधिकार क्या सुरक्षित रहेंगे? नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश पिछले कुछ हफ्तों से अशांत है। वहाँ छात्र आंदोलन चल रहा है। छात्र आंदोलन के बाद वहाँ पर बिगड़े हालात की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और अब वहाँ पर एक अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनिस, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनके नेतृत्व और उनके सलाहकार पर बन गई है और जिस पर जिम्मेदारी है कि अगले 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर वहाँ चुनाव कराए। बांग्लादेश की स्थिति क्या है, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। बांग्लादेश के चर्चित और दिग्गज पत्रकार जिन पिछले 50 सालों से लगातार वो पत्रकारिता के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। बांग्लादेश और वहाँ की राजनीति और वहाँ की स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से जानने वाले शख्स आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए सैयद बदरुल अहसन सर हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। सर बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जी, बांग्लादेश के विषय में जब भी चर्चा होती थी, जब भी हम बात करते थे तो हम उसको देखते थे कि एक बहुत तेजी के साथ एशिया का टाइगर, एशिया का एक ऐसा ग्रोथ इंजन की तरह बढ़ रहा था, जीडीपी उसकी तेज थी। लेकिन अचानक 15-20 दिन पहले खबर आती है कि कुछ आंदोलन शुरू होता है और उस आंदोलन के बाद इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि प्रधानमंत्री अचानक इस्तीफा देना पड़ता है और फिर उन्हें भारत में आकर शरण लेनी पड़ती है। इतनी तेजी से घटना मतलब कैसे ये सब कुछ तेजी से बदलता चला गया? क्या था पूरा शुरू से लेकर, अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा आप बताएँ? जी हाँ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। और हम जो आप जो कह रहे थे, राइजिंग टाइगर ऑफ एशिया, इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी वो बहुत बहुत अच्छा था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अ, लगे ये गुज़श्ता एक साल में, अगर एक साल देखें, वो हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स है वो कम से कमतर होती गई। 41 बिलियन हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे। अब लगभग 19 बिलियन फॉरेन रिजर्व्स है। और अब जो क्राइसिस है, तो ये जो क्राइसिस हो रहा है, अब भी हो रहा है, हम कहेंगे कि अब भी हो रहा है, क्राइसिस तो ख़त्म नहीं हुआ। इसकी शुरुआत वो स्टूडेंट एक आंदोलन से, स्टूडेंट के मूवमेंट से वो है ये, कि हमारे एक आइन था, एक लॉ था, जो गवर्नमेंट सर्विस में, सरकारी नौकरी में 30% नौकरी वो स्टूडेंट्स के, वो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बच्चों के लिए रिजर्व था। और सब मिलकर 56%, 30% ये छात्रों के लिए, और बाकी जो 56% और जितने थे हमारे वो ट्राइबल लोगों के लिए, इंडिजिनस पीपल हम कहते हैं उनके लिए, फिर वो हमारे औरतों के लिए, लेडीज के लिए, और कुछ और ऐसे सेक्टर्स के हैं। तो फिर 2018 में स्टूडेंट कम्युनिटी उस पर भी थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसका जरिया ये है कि वो कहते हैं अगर 30% आप लोग फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए आप रखते हैं, तो फिर जो हमारे इतने ज़्यादा तादाद में और स्टूडेंट्स हैं, तो मेरिट के ज़रिए ये एग्जामिनेशन देंगे, इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। तो अगर 30% उनको दे दें, और तो बाकी लोग हम क्या 30% और प्लस सब मिलकर, मैं जैसे मैंने कहा 56% अगर उस तरफ चले गए, बाकी को क्या होगा? तो उस वक्त 2019 में हमारी जो सरकार है, यही सरकार थी, शेख हसीना की सरकार, उन्होंने वो जब स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो फिर सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया कि ठीक है, अब से कोई कोटा सिस्टम नहीं रहेगा, अब से फ्री एग्जामिनेशन, मेरिट के जरिए सब आएंगे। फिर क्या हुआ? दो शख्स जो जिनके रिश्तेदार फ्रीडम फाइटर्स में थे, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की कि ये फैसला हम नहीं मानते, ये फैसला गैर कानूनी है। तो फिर हाई कोर्ट में ये केस किया। हाई कोर्ट ने इस साल जून में फिर वो जो 2018 में
जो कोटा सिस्टम कैंसिल किया गया था उसको फिर बहाल कर दिया। जब बहाल कर दिया फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जितने हैं, ढाका यूनिवर्सिटी और आहिस्ता आहिस्ता और काफ़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है बांग्लादेश में, सब प्रोटेस्ट करने लगे। ये कहने लगे कि इसे इसे फिर कैंसिल करना पड़ेगा। तो उस वक्त प्रॉब्लम ये है कि अगर वो उस वक्त अगर हुकूमत इनकी बातें मान लेती, ठीक है, हम देखते हैं हम क्या करेंगे। तो हुकूमत ने कहा कि पहले तो कहा कि ये ठीक नहीं है, वो जो फैसला हाई कोर्ट ने किया है, हम हाई कोर्ट के फैसले को हमें मानना पड़ेगा। फिर जो हुआ, ये प्रोटेस्ट जारी रहा। फिर एक मर्तबा ऐसा है तो हुकूमत ने, हमारे जो अटॉर्नी जनरल है, गवर्नमेंट लीगल ऑफिसर्स है, उन्होंने कहा कि हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, एपेलेट डिवीजन में हम अपील करेंगे। एपेलेट की डिवीजन में किए और एपेलेट डिवीजन में कहा, सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट डिवीजन ने कहा ठीक है, हम इस पर बैठेंगे, हम फैसला करेंगे 7 अगस्त को। तो स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे वो काफ़ी देर है, सेवन्थ ये हुआ मिड जुलाई में हुआ। तो मिड जुलाई और 7 अगस्त वो नहीं मान रहे थे। फिर एक ये इनके जो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस फैलने लगा और ज़्यादा से ज़्यादातर होने लगा सारे मुल्क में। फिर एक तब ऐसा, फिर हमारे जो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने, अनीसुल हक, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम वो हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जो हियरिंग हम सामने लेके आएंगे 7 अगस्त से पहले और करीब लेके आएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया ठीक है, अब हम वो जो हाई कोर्ट का जो फैसला था, जो क्या जो कोटा सिस्टम का फैसला था, जो कोटा सिस्टम पहले की तरह जारी रहेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम चेंज करते हैं। फैसला ये हुआ कि 93% अब सरकारी नौकरी में, सरकारी एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी एम्प्लॉयमेंट मेरिट पे होगी, और बाकी 7% उन्होंने कहा, बाकी जो कोटा, यानी 5% फॉर द चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड 2% फॉर अदर पीपल। तो फिर मगर उस वक्त ऐसा हुआ कि जो ये हमारे एक मिनिस्टर थे, अवामी लीग के सरकार के मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा, एक स्टेटमेंट दिया, और वो कह रहे थे अगर ये स्टूडेंट्स अगर अपना डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट नहीं बंद करते, तो हमारे जो स्टूडेंट्स विंग है सरकारी दल के, अवामी लीग की स्टूडेंट्स विंग है, छात्र लीग हम कहते हैं, या स्टूडेंट लीग, वही काफ़ी है इनको शाइस्ता करने के लिए। इस स्टेटमेंट के बाद और सिचुएशन और ख़राब हो गए, हालात और ख़राब हो गए। तो फिर एक मरतबा ऐसा, और फिर लोग समझने लगे, हम भी समझने लगे कि ये जो स्टूडेंट मूवमेंट है, अब तो सुप्रीम कोर्ट का राय तो हो गया, 93% मेरिट पे हो गया, और 5% ओनली 5%, 30% से लेकर कम करके 5% फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रन के लिए और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। तो मगर एक ऐसा सिचुएशन तैयार हुआ, काफ़ी ये समझ रहे थे हम सब लोग कि इसके अंदर जो ऑपोजिशन में आ गए थे, और वो जो बीएनपी कह सकते हैं, जमाती इस्लामी, और जो राइटिस्ट एक्सट्रीमिस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी है, राइटिस्ट, वो सब आ गए थे। वो इस मूवमेंट को किसी और तरफ ले जा रहे हैं। फिर ये स्टूडेंट्स ने कहा हमारे 9% और 9 पॉइंट डिमांड है। डिमांड में से काफ़ी अजीब कुछ डिमांड थे। एक था, उन्होंने लिस्ट बनाया कि ये इन सब कुछ मिनिस्टर को डिसमिस करना चाहिए, और फाइनली जब हुकूमत ने कोई इस पर रिएक्शन नहीं दिया, फिर ये स्टूडेंट कहने लगे, ये स्टूडेंट्स और बाकी इनके साथ जो थे, फाइनली एक डिमांड पे आए, सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। तो ये यानी कि सारी सिचुएशन सरकार के हाथ से निकल गई, और सारे मुल्क में, ढाका शहर में, राजधानी में, और सारे मुल्क में डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे, मुजाहरे होने लगे, और एक ऐसा सिचुएशन तैयार हुआ कि हम जो सिटीजन्स हैं, नागरिक जो है, हमें ऐसा लगा कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती। फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो शेख हसीना, वो
कहती रही कि हम सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। शायद वो कंट्रोल कर सकती है, मगर 5 अगस्त को आपने देखा कि आर्मी के इंटरवेंशन से उन्हें जाना पड़ा। अब वो इंडिया में है। अब देखना है कि हमारे यहाँ के एक तो हम इंटरिम गवर्नमेंट तो अब है हमारे ढाका में। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट अगर ये सिचुएशन कंट्रोल कर सकती है, वो हम देखेंगे। मगर फिर भी अब मुल्क में जो हालात है वो अच्छे नहीं है। सर, एक बड़ा सवाल है कि बच्चों का रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, वो रिजर्वेशन को लेकर करते हैं। फिर जिस तरह से देश में परिस्थितियां बनी, निश्चित तौर पर एक पड़ोसी होने के नाते भी और एक आपके लिए भी और वहां के नागरिकों के तौर पर भी बहुत अच्छी स्थिति बांग्लादेश की नहीं है, जिस बांग्लादेश को लेकर हम लोग जानते हैं। लेकिन ये अचानक प्रोटेस्ट में हर एक आंदोलनों का ये हिस्सा हम लोग देखते हैं। लेकिन वहां की जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब अभी मोहम्मद यूनुस साहब को बधाई दी है, तो उसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों को लेकर, हिंदुओं को लेकर चिंता जाहिर की है कि कई ऐसी तस्वीरें आ रही है, कई ऐसी जगहों की रिपोर्टें आ रही। मैंने खुद एक दो जगहों पर बात किया है, एक दो पत्रकारों से समझने की कोशिश की है। तो ढेर सारे ऐसे मामले उभर कर सामने आ रहे हैं कि प्रोटेस्ट तो चल रहा था, सरकार बनाम बच्चों के बीच में था, सरकार और जो गवर्नमेंट थी और जो बच्चों की अपनी मांगे थी। इसमें माइनॉरिटीज वाला जो मुद्दा आ गया, इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? क्या वजह है कि जो माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहा है? क्योंकि वो भी तो आम पब्लिक ही है, आम लोग ही है, हो सकता है वो भी बड़ी संख्या में सपोर्ट कर रहे होंगे। क्यों, मतलब क्या वजह है कि माइनॉरिटीज को अटैक किया जा रहा है बांग्लादेश में? माइनॉरिटीज, जब हम माइनॉरिटीज की बातें करते हैं, हम वो दरअसल हिंदू माइनॉरिटी की बारे में बात करते हैं। हमारे इतिहास में, बांग्लादेश के इतिहास में सिर्फ 1971 में 71 को जब हमारी जंग आज़ादी, वॉर ऑफ लिबरेशन हो रही थी, हुई थी, तब उस वक्त हम मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदूज, बुद्धिस्ट सब एक थे, सब बंगाली थे। मगर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो मुल्क में राइटिस्ट इन्फ्लुएंस, और अगर बैकग्राउंड पे जाए तो हम देखें जब 1975 में, अगस्त 1975 में, अभी ये भी अगस्त है, तो हमारे जो फादर ऑफ द नेशन है शेख मुजीबुर रहमान, उनके फैमिली को हत्या कर दी गई। 4 महीने बाद जो हमारे एग्जाइल गवर्नमेंट इन एग्जाइल इंडिया में थी 1971 में, 4 बड़े लीडर थे, उनको भी उनको जेल भेजा गया, जेल में उनको हत्या कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा हमारे मुल्क में मिलिट्री कू हुए। हैरत की बात यह है, हम जब हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ तो हम बहुत खुश थे, इसलिए कि हमने सोचा कि हमारा मुल्क बांग्लादेश अब पाकिस्तान से निकल गया और बांग्लादेश में कभी ये मिलिट्री शासन और या मिलिट्री कू कभी नहीं हुए। लेकिन फिर भी हमने देखा जो अगस्त 75 में मिलिट्री रूल आ गया, फिर जनरल ज़ियाउर रहमान आ गए, फिर जनरल इरशाद आ गए। ये जब एक एक करके आते रहे, सब ने आकर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को वो सेकुलर बांग्लादेश के जरिए से सेकुलर बांग्लादेश को ख़त्म करके वो आहिस्ता आहिस्ता वो इस्लामी मुस्लिम बांग्लादेश तैयार करने में लगे थे। जनरल ज़ियाउर रहमान ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में वो 4 प्रिंसिपल थे, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, तो ये सब थे। उनमें से उन्होंने वो जो सेकुलरिज्म वो निकाल दिया और उसके जगह वो डिक्टेटर थे, इलेक्टेड भी नहीं थे, पार्लियामेंट वहाँ नहीं थी, फिर भी उन्होंने वहाँ कह दिया कि मुल्क में, बांग्लादेश में अब वो सेकुलरिज्म के बजाय वो बिलीफ इन अल्लाह। तो व्हेन यू से बिलीफ इन अल्लाह, दैट मीन्स यू गो टू द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ थिंग्स। तो वो चेंज। और जब दूसरा डिक्टेटर आया 1982 में, जनरल इरशाद, उन्होंने तो और भी बड़ी तब्दीली कर दी, चेंज कर दी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म, राष्ट्रीय स्टेट रिलीजन कर दिया। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जो, और फिर और ये भी है जो 71 में जितने सारे हमारे बंगाली कोलैबोरेटर्स थे पाकिस्तान आर्मी के, वो तो उनकी राजनीति तो बैन थी जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। तो फिर लेकिन जब ये लोग आने लगे 75 के बाद से, ये वो सब कोलैबोरेटर्स को, उनको राजनीति में, बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में आने की इजाज़त दे दी गई। तो अब सोचिए, अब अगर आप जर्मनी में देखें, जापान में देखें, वो जब जो लोग हत्या किए नाज़ी और जापानीज इंपीरियलिस्ट, वो अब भी पॉलिटिक्स में वापस नहीं आए, उनको आने नहीं दे रहा।
हमारे यहाँ 2 डिक्टेटर ये मिलिट्री रूल, डिक्टेटोरियल रूल, इसके ज़रिए आ गए। और अब हाल ये हुआ कि और फिर और शेख हसीना जब आई, वो तो पहली मर्तबा उनकी हुकूमत 96 से लेकर 2001, वो आके कुछ आइन चेंज किए। एक आइन, एक ज़रूरी आइन थी, वो थे इंडेमनिटी ऑर्डिनेंस। जब शेख मुजीबुर रहमान को हत्या कर दी गई 75 में, तो उसके जो हुकूमत आए, उन्होंने एक लॉ पास किया, इंडेमनिटी ऑर्डिनेंस। उसमें कहा गया कि जो लोग शेख मुजीबुर रहमान को हत्या करने में एसोसिएटेड थे, उनके साथ थे, उनकी कोई ट्रायल नहीं होगी। ट्रायल यानी कि ये हत्याकारी को प्रोटेक्शन दिया गया 21 साल, 75 से लेकर 96 तक। तो ये शेख हसीना के पहली हुकूमत ने ये आइन रद्द कर दी, कैंसिल, एबॉलिश कर दी। फिर तो वो चली गई, फिर बीएनपी आई, फिर 2009 से अवामी लीग सत्ता में थी। तो वो उस वक्त सरकार ने जो पुराने जो कोलैबोरेटर्स थे, उनको ट्रायल में लेके आया, वॉर क्राइम्स ट्रायल। 71 के उनके रोल, 71 में उनके रोल के लिए 1971 में ये जो जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग और सारे राइट विंग पॉलिटिशियन थे जो पाकिस्तान के साथ थे, उसका कोई कंप्लेन नहीं, मगर कंप्लेन ये है वो पाकिस्तान के साथ थे और पाकिस्तान आर्मी के साथ अपने बंगालियों को ही उन्होंने हत्या की, ये जेनोसाइड। तो उनको, ये जमात इस्लामी के और मुस्लिम लीग के और कुछ लोगों को ट्रायल पे लाया गया, जजमेंट हुआ, उनको फांसी पर चढ़ाया गया। तो वो एक और स्टोरी, यानी कि हम आहिस्ता आहिस्ता अवामी लीग के जरिए, अवामी लीग हुकूमत के जरिए हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे थे कि हम पूरे फिर वही सेकुलरिज्म पे चले जाए। तो और इसमें इकोनॉमी शेख हसीना के या अवामी लीग के ज़माने में 2009 से लेकर अब तक इकोनॉमी बड़ी अच्छी हुई। हम वो एलडीसी स्टेटस से हम मिडिल इनकम कंट्री स्टेटस पे जाने वाले थे 2026 तक। और हमारे फॉरेन रिलेशंस, डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी थी, एग्रीकल्चर बहुत थे, और हमें कोई बाहर से कोई इंपोर्ट करना नहीं पड़ता था। मगर ये जो अब जो आंदोलन छात्रों का, ये स्टूडेंट्स का जो आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है, इसमें ये जमात के लोग, जमात ये बैंड पॉलिटिकल पार्टी है, जमात इस्लामी बैंड पॉलिटिकल पार्टी, यानी इस अवामी लीग के सरकार के जाने से कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले एक सरकारी डिसीजन हुआ था, अब इलेक्शन कमीशन का डिसीजन हुआ था कि जमात इस्लामी को डी रजिस्टर्ड किया जाए। वो डी रजिस्टर्ड हो चुके थे और इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। और कुछ दिन पहले, यानी कि समझ लीजिए कि 10-15 दिन पहले कैबिनेट, अवामी लीग के कैबिनेट फैसला किया कि इसको कंप्लीटली बैन किया जाए। तो बैन हुआ, मगर फिर भी इनके तादाद इतने ज्यादा है, ये सब जो ये स्टूडेंट्स के आंदोलन में इस पे घुस गए सारे, और ये तो बैठे ही थे और उसके साथ बीएनपी भी थे। और हमें ये भी शक है, कुछ महीने पहले तकरीबन 2-3 बार शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी, वो पब्लिकली कह चुकी थी कि जो हमारे ये बात कह चुकी थी कि ये अमरीकी हुकूमत मुझे पावर में नहीं। मैं इस पे आता कि अमेरिका वाला जो फैक्टर है, बार बार उन्होंने कहा कि ये गोरी चमड़ी का व्यक्ति है जो, और कुछ लोग सीआईए से जुड़े अधिकारी कई दौरे भी किए बांग्लादेश में। उनका वो कोई एक टापू मांग रहे थे म्यांमार के आसपास, जहां वो सैन्य बेस बनाना चाहते थे, आर्मी बेस उनका अपना। उसके ऊपर कुछ रिपोर्टें ऐसी भी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो थोड़ा हिस्सा बांग्लादेश का और उसको मिलाकर एक ईसाई देश बसाने की कोशिश में थे। ये नैरेटिव जो मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में स्वाभाविक है, बांग्लादेश की इनपुट और बांग्लादेश की पूर्व पीएम ने जब कहा उसके बाद ही ये सामने आया है, ये सब बातें। और जो आपने कहा कि एक प्रधानमंत्री ने इतना अच्छा काम किया कि 2026 तक जो देश गरीब देश था, जिसके पास पैसे नहीं थे, जिसके लोगों को खाने के लिए दिक्कतें थी, वो अब एक डेवलपिंग कंट्रीज के तौर पर उभर रहा था। 2026 तक आ जाता उस लिस्ट में।
वो प्रधानमंत्री सिर्फ एक मुद्दे पर सराउंडेड हो गई, घिर गई है विरोधियों से। जमाते इस्लामी की बात की आपने, छात्र शिविर उनका बहुत वो था। तो क्या सिर्फ एक मुद्दा था, या जो एक और पहलू शेख हसीना के रिजिम के विषय में कहा जाता कि शेख हसीना अपोजिशन की नेताओं को और अपोजिशन की जो वॉइसेस थी उसको भी क्रश कर रही थी, उसको भी दबा रही थी। जी हाँ, ये भी वही वही वजह मैं थी कि सिर्फ ये नहीं अ, नहीं, मैं वो उसी उसी मुद्दे पे आ रहा था। ये मैं तो कहा ये इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी ये तो अच्छा था, मगर ये भी सही बात है कि गुज़श्ता 15 साल में ऑपोज़िशन को कोई स्पेस नहीं दिया गया। यानी कि जो ऑपोज़िशन, हमारे सबसे बड़े ऑपोज़िशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो जनरल ज़िया की, और उसके बाद अपनी उनकी बेगम खालिदा ज़िया, और उनके बेटे अब भी लंदन में है, तारिक ज़िया। तो इनको स्पेस नहीं दिया गया, और 3 मर्तबा इलेक्शन हुए, और इलेक्शन भी वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए। हाँ, बहुत सारे लोग हैं अवामी लीग को पसंद करते हैं, अवामी लीग के को सपोर्ट अब भी करते हैं, हर वक़्त करते हैं, मगर ये जो हुकूमत का, सरकार का जो रवैया था, ऑपोज़िशन को सप्रेस करे, वो अच्छा नहीं हुआ। यानी कि उनके हुकूमत के खिलाफ गया। और फिर और एक बात है, जो ह्यूमन राइट्स के बारे में जो बहुत सारे, वो जो इनफोर्स डिसअपियरेंसेस, वो बहुत सारे हुए अवामी लीग के ज़माने में। अब और इनके फैमिलीज जो है, इनके जो लोग डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, कहाँ कौन ले गया उन्हें मालूम नहीं, मगर सबका शक ये था कि यहाँ हुकूमत की पार्टिसिपेशन, हुकूमत का कोई रोल है। तो ये जो लोग थे, इनके फैमिलीज थे, इनके इनके वाइफ्स, इनकी बेटियां, इनके वालिद, सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, मगर हुकूमत हर वक्त वो डिनायल मोड में थी। वो कह रहे थे, हर वक्त कहते थे कि हमें मालूम नहीं है। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता, अब जो अवामी लीग के जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब ये इंफॉर्मेशन आ रहा है हमारे यहाँ। तो ये बात, और एक जो है, और एक सर, बात है जी जी, कहिए जी। जो जो सीआईए वाला एक थ्योरी चल रही कि सीआईए का और अमेरिका का पूरा हस्तक्षेप था। अमेरिका लंबे समय से उस टापू पर, उस आइलैंड पे नजर बनाए हुए है कि जो म्यांमार, ताकि वो सैन्य बेस बना पाए। चाइना पर उसकी नजर है, इंडिया पे, बांग्लादेश, म्यांमार, मतलब एक तरह से उसके वो सी रूट भी, उस सी रूट पर भी उसकी नजर होगी। ये वाली थ्योरी क्या अभी हाल ही में शुरू हुई है, या इसका इसका भी कोई इतिहास, या लंबे समय से इसकी चर्चा हो रही थी, या शेख हसीना के उस बयान के बाद इसकी चर्चा तेज हुई है? नो, शेख हसीना के बयान से बहुत पहले ये हम भी सुनते थे कि अमेरिका यहाँ बेस मांगते हैं। ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड, जगह का नाम है सेंट मार्टिन्स आइलैंड, वो हमारे जी। इलाके में, बे ऑफ बंगाल में है। तो अमेरिका की पॉलिसी हर वक्त ऐसे ही रहा कि वो यहाँ एक बेस करेंगे। वो अवामी लीग हुकूमत को कोशिश कर रहे थे कि वो राजी हो जाए, मगर वो शेख हसीना, वो हर वक्त कहती थी, मैं वो अपने मुल्क को किसी और मुल्क के पास बेच नहीं दूंगा, खास करके अमेरिका के। और ये कि वो जानती थी, और देश के लोग भी जानते कि अमेरिका का एक प्लान था, शायद अब भी वो फुलफिल करें, क्योंकि अब जो चीफ एडवाइजर आएंगे प्रोफेसर यूनुस, वो तो अमेरिका के दोस्त हैं। खैर, वो बाद में क्या करते हैं हम देख लेंगे, मगर समस्या ये है कि जब वो अमेरिका ये अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि वहाँ एक बेस हो, ताकि वो, अब जैसे आपने कहा, भारत पर वो नज़र रखेंगे, चीन पर वो नज़र रखेंगे, और यहाँ एक उनकी उनकी एक पावरफुल प्रेजेंस हो। ये उनका इनका प्लान है। तो इसके शेख हसीना इसके विरोध में थी, विरोधिता करती थी। तो और पब्लिकली तो कह दिया, अमेरिका मुझे नहीं चाहते। अमेरिका 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 चाहती है कि मैं पावर से चले जाऊं। तो अब तो अगर आप देखें, ये घटना, इतने सारे घटना हो गए, अब एक से एक मिलाएं, तो एक तो इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, अवामी लीग के गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स था, और फिर इकोनॉमी, ये छात्रों आंदोलन का प्रॉब्लम था। ये आंदोलन एक मरतबा ऐसा वो छात्रों के हाथ से, स्टूडेंट्स के हाथ से निकल कर ये एक्सट्रीमिस्ट, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट पर चले गए। अब हम ये क्यों कह रहे हैं इनके हाथ चले गए? आप देखें, 5 अगस्त को शेख हसीना को दिल्ली जाना पड़ा, इनको भेज दिया गया। लोग कहते हैं कि शी फ्लेड द कंट्री, वो भाग गई। नहीं, वो भागी नहीं, उनको प्लेन पे C-130 पे उठाया देगा,
मुल्क से निकाल देगा। उनके जाने के बाद ही आप देखें हमारी अब जो ढाका शहर में वायलेंस होने लगी। प्रधानमंत्री के जो रेजिडेंस, ऑफिशियल रेजिडेंस आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, क्या वो चोरी हो रहे हैं, डकैती हो रहा है, सब कुछ लूट करके ले जा रहे हैं। और सबसे दुख की बात ये, हमारे शेख मुजीबुर रहमान, हम उन्हें बोंगो बंधु कहते हैं, हमारे 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 जाति के पिता है, फादर ऑफ द नेशन है। उनका जो मकान था जहाँ उनको, उनकी फैमिली को हत्या की गई, वो तो 1994 से एक नेशनल म्यूजियम हो चुका था और काफी फेमस है, एक लैंडमार्क है। उसको उस मकान को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो बात ये थी, ये जो प्राइम सर मिनिस्टर के मकान ही नहीं सर, सिर्फ जी मकान ही नहीं, उनकी जो स्टैचूज थी, जिस तरह से सब, हाँ, रिएक्ट किया है लोगों ने, अराज वो तो उग्रपंथी ही रहे होंगे, अराजक रहे नहीं होंगे, आप कि जिस तरह से मतलब जिस व्यक्ति ने और जिस फैमिली ने पूरा अपना जीवन दे दिया एक देश बनाने के लिए, देखिए बहुत ना, मतलब वही तो, एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते, और बहुत नहीं मतलब जिस तरह से एक नेता को अपने संभालना चाहिए था, मतलब एक जो एक फादर फिगर हैं वो बांग्लादेश के लिए, पर जिस हाँ, तरह से तस्वीरें आई वो बहुत दुखद थी। बहुत नहीं, देखिए आप देखिए ना, ये जो पहली बात तो ये है कि जब ये उस मकान पे गए, और दूसरी जगहों पे गए, ये मॉब, ये तो क्राउड नहीं है, मॉब अपना काम कर रहे थे, सब तोड़ फोड़ कर रहे थे। उस वक्त सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, आर्मी की तरफ से, पुलिस की तरफ से। इस किस्म के जगहों पे सिक्योरिटी होनी थी, सिक्योरिटी नहीं है। और हाँ, दुख की बात तो ये, आप देखिए भारत में महात्मा गांधी, महात्मा गांधी सबसे ऊपर है। आप उनके बारे में, उनके खिलाफ में, उनको अपोज करके उनके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है। पाकिस्तान में भी मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जितनी भी खराब हो, मोहम्मद अली जिन्ना को वो कायदे आजम कहते हैं, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे मुल्क में दुख की बात ये है कि ये लोग ये सब क्या कहते हैं, ये सब एनार्की कर बैठे। शर्मिंद हम जाति मुल्क के हिसाब से, नेशन के हिसाब से हम हम बहुत बहुत एम्बेरस्ड है पूरे दुनिया के सामने। पूरी दुनिया देख रही है, अब भी देख रही है। तो फिर देखिए अभी, और मैं तो कहूँगी ये अमेरिका के बारे में तो मैं कह रहा था, मेरे ख्याल में, और मेरे जैसे और भी लोग हैं, उनका एक और है कि ये अमेरिका इसमें इन्वॉल्व था, और इसके अलावा आप चीन को भी इग्नोर नहीं कर सकते, उनका भी कोई भूमिका है इस पे, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, मगर वो इसलिए कि बांग्लादेश और भारत का जो रिलेशंस 1971 से लेकर, वो डिक्टेटरों के ज़माने को छोड़कर, वही अवामी लीग के ज़माने में शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना, इनके ज़माने काफ़ी क्लोज है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत काफ़ी है, एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। तो अब देखिए, वो चीन भी यही नहीं चाहता है कि भारत के साथ हमारा वो जो हमारा संपर्क क्लोज हो। अमेरिका भी नहीं वो चाहते। तो सब मिलकर ये जियो पोलिटिकल फैक्टर्स, ये आकर सब मिलकर अब बांग्लादेश को एक प्लेग्राउंड, सब यहाँ सब खिलाड़ी आ गए, अंदरूनी खिलाड़ी है, बाहर के खिलाड़ी है, जिसके जरिए हम पूरा मुल्क अभी इस ऐसे स्थिति में है कि आगे क्या है हमें मालूम नहीं। हम यहाँ इंटरिम गवर्नमेंट हमें हुआ है, मगर वो भी अगर देखें ना, इंटरिम गवर्नमेंट किस आइन के जरिए हुआ है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में केयरटेकर सिस्टम नहीं है, इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं है। तो ये तो और जब जिस तरह शेख हसीना को हमें समझाया गया कि वो उन्होंने रिजाइन की, तो रिजाइन करने का तो एक तरीका होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास जाती है, वहाँ उनके पास रेजिग्नेशन हैंड ओवर करती है, राष्ट्रपति किसी और को प्रधानमंत्री बाय एक्टिंग प्रधानमंत्री बनाते हैं। कुछ नहीं हुआ तो किसके हाथ उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दिया, अगर रेजिग्नेशन लेटर सचमुच था। फिर अब 4 दिन उनके जाने के बाद, 5 अगस्त से लेकर कल शाम तक बांग्लादेश में कोई हुकूमत नहीं थी। तो अब देखिए इस तरह के कंफ्यूजन, केओस हमारे मुल्क में अब भी है।
सर मैं ये समझना चाह रहा था कि मोहम्मद यूनुस साहब को जिम्मेदारी दे दी गई है, वो निश्चित तौर पर उन्होंने बांग्लादेश की इकोनॉमी को लेकर अच्छा काम किया, उसको उसकी तारीफ दुनिया करती है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, लेकिन बिल्कुल। मतलब हम कई बार देखते हैं कि जो व्यक्ति प्रशासक नहीं रहता, जो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहता है, उसको इस तरह की सिचुएशन में देश पूरा एक देश कंट्री, वो भी जब आग से जल रहा हो देश, संभालना है। वो भी तब की स्थिति है जब 650 से 700 थाने हैं बांग्लादेश में, उसमें से हाँ, 450 से 500 थानों पर पुलिस ही नहीं है। पुलिस नहीं आर्मी है, की दखलंदाजी अगर होती तो इस तरह का जो कैओस वाली स्थिति आती, प्राइम मिनिस्टर के हाउस में घुस गए लोग, वो शायद ना होती। आर्मी भी साइलेंट है, पुलिस है नहीं। ऐसे में मोहम्मद यूनुस साहब के लिए कितना आसान होने वाला है या कितना कठिन होने वाला है नहीं ये पूरी जर्नी है इनकी आने वाले 2-3 नहीं महीने। उनके उनके लिए कुछ आसान नहीं, कठिन है। क्योंकि ये जो उनके साथ जो उनके एडवाइजर्स हैं, वो उनके किसी को भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है ना। मगर एक और बात है, इससे पहले हमारे मुल्क में बहुत सारे केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन, केयर टेकर गवर्नमेंट आए, वो इलेक्शन के बीच, एक इलेक्शन से लेकर दूसरे इलेक्शन पर। मगर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था वहाँ, वो 3 महीने के लिए आए, 90 दिन के लिए आए, फिर संभाला, मुल्क को संभाला, कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन उन्होंने नहीं की। वो मगर वो सिस्टम तो अब नहीं है। अब जो है, कल जो हमने देखा, ये तो ये कहते हैं चीफ एडवाइजर, मगर ये होना चाहिए था, यूनुस साहब को कहना चाहिए था केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान में भी हुआ है कुछ कुछ महीने पहले, पिछले इलेक्शन से पहले। तो और ये इनको भी मिनिस्टर होना चाहिए था, मगर सब चीफ एडवाइजर और बाकी एडवाइजर है। उनकी मगर कैबिनेट है। जैसे मैंने कहा, यहाँ जो है, कोई भी हुकूमत में नहीं थे इससे पहले, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस किसी में भी नहीं है। तो अब जो और इस हालात में जब एक प्रधानमंत्री मुल्क छोड़कर चली गई, तब 45 मिनट पे उनको 45 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दिया गया, वो चली गई। मुल्क में केओस है। और अगर आप ढाका के मीडिया को देखें, न्यूज़पेपर्स, आपको शायद एक पिक्चर मिलेगा, वो सही पिक्चर नहीं है। ढाका शहर और दूसरे जो टाउन्स एंड सिटीज़ है, वो नॉर्मल है। वो बच्चे लोग, यानी कि स्टूडेंट्स, ये ट्रैफिक संभाल रहे हैं, क्यों? इसलिए कि पुलिस अब तक हाँ वो नहीं आए। तो मगर फिर वो जो ज़्यादातर जो वायलेंस, ये मुल्क के अंदर रूरल एरियाज में हो रही है। वहाँ का खबर तो हम नहीं पा रहे हैं। हम हमारे रिश्तेदारों से, आत्मीयों से, हमारे जो दोस्त हैं, उनसे हम सुनने पाते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। बहुत सारे हत्या हो चुके हैं। अवामी लीग के काफ़ी नेताओं और एक्टिविस्ट को मारा गया है। तो ये हम नहीं जान रहे। तो अगर ये कंट्रोल करना है तो सख्त हाथ से कंट्रोल करना होगा। मगर अब जो हुकूमत है, इंटरिम गवर्नमेंट, उनके ये ऐसा सख्त हाथ होगा? और उनके पीछे जो आर्मी है, वो भी इतने प्रॉब्लम्स है, 170 मिलियन पीपल, तो ये क्या करेंगे? अब ये चाहेंगे, जो अपोजिशन जो है, बीएनपी, जमात इस्लामी और जो पार्टीज है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 महीने में इलेक्शन दे देंगे। मगर 3 महीने में ये जो इतने प्रॉब्लम्स है, ये 3 महीने में तो सोल्यूशन तो आना नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये और ज्यादा दिन रहेंगे। जो जो अभी जो इंटरिम हुकूमत है आई है, वो 3 महीने में नहीं जाएंगे। 3 महीने में अगर 3 महीने में वो इलेक्शन दे, और भी क्या हो सके, और भी पूरे सिचुएशन क्लियर करना पड़ेगा। देश में अमन आना पड़ेगा, पीस आना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा, जो जो हत्या हुई है अवामी लीग के ज़माने में और अवामी लीग प्रधानमंत्री के जाने के बाद, चीफ एडवाइज़र कल कह रहे थे कि सबके लिए, सबको जस्टिस दी जाएगी। एवरीबॉडी विल बी पुट ऑन ट्रायल, एवरीबॉडी विल बी ट्राइड। अब वो कैसे करेंगे, वो देखना बाकी है हमें। सर मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ जो थे वो शेख हसीना के नियुक्त किए गए, जो रिपोर्ट्स आई हैं, जिस तरह से बातें सामने आई कि वो एक करीबी रिश्तेदार भी थे, जी। सब कुछ है। लेकिन क्या आर्मी चीफ जब इंटरफेयर करते हैं, हमें जो जानकारी आई रिपोर्ट से बांग्लादेशी मीडिया से, वो ये कि बैठक होती है, प्राइम मिनिस्टर और उनकी 2 बार मिलते हैं वो लगातार 2 दिन में,
बैठक होती है और उसमें वो कहते हैं कि कल अगर स्टूडेंट मार्च हो रहा है ढाका में, जो पता चल गया है, अब हम मतलब उनके ऊपर गोलियां नहीं चलाने जा रहे हैं। क्या ये जो बांग्लादेश का एक मतलब बीच के कुछ सालों में जो इतिहास रहा है कि आर्मी टेक ओवर कर लेती है, डिक्टेटर आ जाते हैं, क्या बांग्लादेश अब उस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपको उम्मीद है, आप जैसे तमाम उन बांग्लादेशी लोगों को उम्मीद है कि फिर से डेमोक्रेसी और लोकतंत्र बहाल, तो शेख हसीना की से भी जो इनपुट्स आ रहे हैं शेख हसीना से जुड़े लोगों की, वो जैसे इस देश सामान्य होगा तो वो जाएंगी वहां पर देश अपने वापस? जी हाँ, नहीं नहीं, हम तो ये आर्मी नहीं के रोल को चाहेंगे। हम थोड़ा समझना चाहते हैं। आर्मी के रोल अभी बहुत केयरफुली, ये बहुत सारा केयरफुल है। देखिए ये सरकार के पीछे और शेख हसीना के रेजिग्नेशन के पीछे आर्मी का तो रोल है, ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते। मगर देखिए, कोई मार्शल लॉ नहीं जारी की, और आर्मी चीफ और आर्मी के जितने ऑफिसर वो नहीं कह रहे कि हम हुकूमत ले रहे हैं, पूरे कंट्रोल ले रहे हैं। पूरे कंट्रोल नहीं लिए, वो प्रोफेसर यूनुस के हाथ पावर हैंड ओवर नहीं किया, पावर उनको दे दिया। तो हम उम्मीद ये करते हैं, ये जो इंटरिम हुकूमत है काफ़ी वीक है, फिर भी हम चाहेंगे कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आए, और इस ऐसी परिस्थिति में आए जब देश शांत हो, और देश में कोई ऐसी वायलेंस की पॉसिबिलिटी ना हो, और जो सब सब पार्टी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। और अब वो तो आज देखा मैंने एक वीडियो में, एक फॉर्मर मिनिस्टर जो जनरल जियाउर रहमान के और खालिदा जिया के हुकूमत में थे, अली अहमद, तो उन्होंने वीडियो मैसेज दिए इस प्रेजेंट हुकूमत को। उनका ये अपील रहा कि आप अवामी लीग को बैन कर दें। तो वो तो अगर अवामी लीग को बैन कर दे तो और प्रॉब्लम्स तो और ही है, क्योंकि हमने देखा पाकिस्तानी ज़माने में वो पाकिस्तान के जो शासक थे, अयूब खान, जनरल याह्या खान, उस ज़माने में भी अवामी लीग को बैन कर दिया गया। मगर अवामी लीग तो बहुत पुरानी पार्टी है, और उसके जो उनके जो सपोर्टर्स और मेंबर्स पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। तो अब आज, कल और आज कई शहरों में कुछ दिन तो दूर चुपचाप रहने के बाद हमें वीडियो नजर आ रहा है कि अवामी लीग के सपोर्टर वो मार्च कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, और ये भी डिमांड कर रहे हैं कि शेख हसीना को वापस लाया जाए। तो मेरा अंदाजा ये है कि अगर सिचुएशन ऐसा हो कि हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड करे, सबको इक्वली ट्रीट करे, तो फिर अवामी लीग अगर मैदान में आए तो मुल्क के लिए अच्छा ही होगा। और शेख हसीना के बारे में अब तो इंडिया में है, अब हम सुन रहे हैं कोई मुल्क यूके हो या यूएस हो तो उन्हें असाइलम नहीं दे रहे, तो ठीक है। मगर ऐसा परिस्थिति हो, उनके बेटे ने हालांकि खारिज कर दिया है कि अभी असाइलम मांगा ही नहीं गया है किसी से। हाँ जहाँ उनके उनके बेटे ने कहा, तो मांगा फिर ही नहीं गया है, तो उन्होंने कहा। तो मेरे ख्याल में मैं नहीं कहूँगा कि शेख हसीना की पॉलिटिकल करियर फिनिश्ड। नो, इट्स नॉट फिनिश्ड। शी इज उनकी उम्र है 77, फिर भी शी इज वेरी हेल्दी। तो अगर अवामी लीग को रीऑर्गेनाइज करना है तो करना पड़ेगा। उनके फॉलोअर, उनके तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है बांग्लादेश में। तो इस केयरटेकर, इस इंटरिम हुकूमत को ऐसी सिचुएशन तैयार करनी पड़ेगी ताकि वो भी बाहर निकल आए, और उनके 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 ऊपर जो रिप्रेशन हो रही है 5 अगस्त के बाद, इस सब को रोकना है। और अगर रोके तो अवामी लीग मेरे ख्याल में फिर रीऑर्गेनाइज हो सकती है। हालांकि काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं अवामी लीग इज फिनिश्ड, अगले 10 साल में भी अवामी लीग को हम नहीं देखेंगे। तो आई डोंट बिलीव दैट। अवामी लीग इज ए स्ट्रॉन्ग पार्टी। और मेरा ये ख्याल है अगर ऐसा नॉर्मल हो, सिचुएशन नॉर्मल हो, वो शेख हसीना को ये लोग वापस लेके आएंगे, क्योंकि उनके अवामी लीग में उनका ऑल्टरनेटिव और कुछ नहीं है अभी। उनके वो कोई सीनियर लीडर उनकी जगह ले, वो है नहीं।
सर एक लास्ट क्वेश्चन है, जमाते इस्लाम जो एक कट्टर विचारधारा पार्टी है बांग्लादेश की, कुछ दिन पहले उसको बैन भी किया गया, वो भी आने वाले चुनाव में हो सकता है कि चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे। हालांकि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने दावा किया कि हम बिल्कुल बदल गए हैं, बदल गए टाइप का उन्होंने अपनी बात रखी कि हम यहाँ सेकुलरिज्म और इन तमाम चीजों की वो करते हैं, समर्थन करते हैं। और पर क्या जमाते इस्लाम जैसी पार्टियों के होने पर बांग्लादेश में, मैं जहां से शुरू किया था वहीं समाप्त करना, हिंदू हिंदू राइट्स या उन तमाम जो हिंदुओं के अधिकार है, अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक मतलब बड़ी संख्या में वहां हिंदू ही हैं, तो हिंदुओं के अधिकार क्या सुरक्षित रहेंगे अगर मान लीजिए एक डेमोक्रेसी आती है और गठबंधन की सरकार बनती है, बीएनपी और जमाते इस्लाम के लोग मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उस दौर में बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा? और भारत के नजरिए से देखें तो क्या स्थितियां बदल रही है? 2001 साल पे हमने देखा था जब बीएनपी और जमात मिलकर अलायंस में वो फिर पावर में आ गए, अवामी लीग को उन्होंने हरा दिया 2001। जिस दिन इलेक्शन हुआ और ये बीएनपी जमात आ गए, सत्ता पे आ गए, उसी दिन से अवामी लीग सपोर्टर के घरों को जला दिया गया और हिंदू पर अटैक शुरू हुए 2001 में। तो और इससे पहले पाकिस्तानी ज़माने में आप जानते हैं 1971 में भी ज़्यादातर रेफ्यूजीज थे, हमारे बंगाली रेफ्यूजीज काफ़ी तादाद में वो हिंदू थे जो भारत में चले गए थे। तो अब अगर ये कहते जमात इस्लामी क्या बने, अगर ये कहते हम बदल गए हैं, तो मगर ये इनका जो रोल था 1971 में, वो पाकिस्तान के आर्मी के साथ वो जुड़े हुए थे और उनके जेनोसाइड के साथ वो जुड़े हुए थे। जो मुक्ति में जो लिबरेशन वॉर को सपोर्ट करते थे, अवामी लीगर या हमारे जो सिंपल सिटीजन और ख़ास करके हिंदू कम्युनिटी, उनको हत्या किए। तो मेरे ख्याल में नहीं, इन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी, कभी इन्होंने पब्लिकली नहीं कहा कि हमारी वो गलती थी, हम माफ़ी मांगते हैं, वी अपोलोजाइज। कोई अपोलॉजी नहीं। जैसे कि पाकिस्तान सरकार, इतने सारे सरकार आ गए बांग्लादेश से, उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी। तो ये जमात जब कहते हैं हम बदल गए, आप कैसे बदलेंगे? आप तो चाहते हैं मुल्क में इस्लामी शासन हो, इस्लामी शासन हो। तो अगर वो है तो फिर आप कैसे गए, आप बदल गए? अवामी लीग है और सेकुलर पार्टी है, जमात तो अवामी लीग की तरह नहीं हो सकी और हो सकेगी। और जो बीएनपी है वो तो इनके दोस्त थे। तो मेरे ख्याल में नहीं, ये इस पर भी नज़र रखना है, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं 2 दिन से बॉर्डर पे बांग्लादेश भारत बॉर्डर में देख रहे हैं, बहुत सारे बांग्लादेशी हिंदू खड़े हैं, मगर वो इंडिया में नहीं जा सकते नेचुरली बिकॉज ऑफ क्या बोले पॉलिटिकल रीजन और लॉज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। मगर जब ये भी बात है, हमने देखा जब प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो उन्होंने तो कंग्रेचुलेटरी मैसेज दिए हैं हमारे यूनुस साहब को, मगर वहाँ ये भी मेंशन किया क्लियरली हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद किया जाए। तो ये भी एक नई बात है। जो हमारे एक्सपीरियंस है हमारे मुल्क में, जितने सारे लीडर आए हैं, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, भारत के सरकार की तरफ से कंग्रेचुलेटरी मैसेज आए हैं, सब हर वक्त आती रही है। मगर ये इस किस्म के मैसेज हिंदुओं को आप प्रोटेक्ट करें, इस तरह की मैसेज क्यों है? क्योंकि वो आप लोग देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, हम भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये भी नई हुकूमत पर एक प्रेशर होगी कि ये जो अत्याचार है माइनॉरिटीज़ पर, इसको रोकना पड़ेगा। क्योंकि हमारे मुल्क में आप 1947 के से बाद पार्टीशन के ज़माने से बहुत सारे हिंदू थे बांग्लादेश में, उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में। आहिस्ता आहिस्ता वो कम होते होते अब हमारे पॉपुलेशन में वो हार्डली 9% पॉपुलेशन है। हमारी 170 मिलियन बंगालीज हैं, इनमें से ओनली अबाउट 9% हिंदूज। तो इतने सारे जो हिंदू थे वो कहाँ गए? ज़ाहिर है भारत गए और कहीं और मुल्क में गए। मगर ये इनके जो ऊपर रिप्रेशन ज़माने भर से हर साल के बाद साल हो रहा है, ये तो हम देख चुके हैं। तो वो जब ये कहते हैं कि हम बदल गए हैं, जमात जब कहती है हम ये बदल गए हैं,
हम सबको एक साथ के लेकर राजनीति करेंगे। इट इज़ नॉट बिलीवेबल, इट इज़ नॉट क्रेडिबल, क्योंकि इनके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। जी, जी। यहाँ एक कहावत है हिंदी में कि हाथी के हाँ। दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, शुक्रिया सर, आपने आपने बहुत ही विस्तार से चीज़ों को, बांग्लादेश की परिस्थितियों को समझाया। जो लोग बांग्लादेश में नहीं है और जो बांग्लादेश की राजनीति से को नहीं जानते हैं, निश्चित तौर पर इस हमारी जो बातचीत हुई है, जिस तरह से आपने विस्तार से हर एक पहलू पर बात की, उससे वो थोड़ा-सा समझेंगे, बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत ही क्रिटिकल टाइम पे, बहुत ही ऐसे समय पे हमें समय दिया है जब हम लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि कुछ लोगों से हमारी बातचीत हो जाए। तो हम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कहते हैं। आप देख रहे थे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान लगातार आपको देश दुनिया की ऐसी ही खबरें लगातार लाता रहेगा। बने रहिए हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार। जी। जी सर, मेहरबानी। जी, नमस्कार।